अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर तनवीर है और मैं एक एचएससी प्रोफेशनल हूँ। आज के इस वीडियो में हम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। किसी भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन ये एक्शन इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है, इसके प्रोसेस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस इंटरनेट से उठा के देखें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह एक इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसमें ड्यू पॉइंट का पीएसएम मॉडल भी है जो कि 8 स्टेप्स बताता है और इसी तरह डिफरेंट मॉडल्स और भी हैं। उन तमाम मॉडल्स को पढ़ने के बाद जो क्रक्स बनता है उनका, जो समराइज फॉर्म में मुझे लगता है कि अगर हम समझ लें तो हम अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उस मॉडल को मैं आज समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। क्योंकि मैं 50 से ऊपर फैटल और मेजर एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे बखूबी आइडिया है कि किस तरह किस प्रोसेस को अगर मैं फॉलो करूँ तो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं बना सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक्शन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में 6 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है इनिशियल रिस्पॉन्स, सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ टीम, थर्ड इज फैक्ट्स डिटर्मिनेशन, फोर्थ इज रूट कॉज एनालिसिस, फिफ्थ इज रिकमेंडेशंस एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड फॉलो अप। हम एक एक करके इन तमाम चीजों के ऊपर इंशाल्लाह आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी ही क्यों चाहिए। कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी एक्सीडेंट हो या इवन नियर मिस भी हो, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहिए। तो इसके मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का ये होता है कि हम उस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद रूट कॉजेस जान सकते हैं कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और फिर ऐसा ही एक्सीडेंट दोबारा होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक्सीडेंट्स की जो प्रिवेंशन है, यानी उन एक्सीडेंट्स का दोबारा होने से उनको रोकना जो है, ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की। सेकंड इंपॉर्टेंट वजह जो इन्वेस्टिगेशन की ये है कि ये आपकी कमिटमेंट शो करती है कि आप सेफ्टी से कितना कमिटेड हैं। अगर आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सीडेंट होता है और उसको आप इन्वेस्टिगेट किए बिना ही छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ्टी से कमिटेड नहीं है, जो कि एक बड़े हादसे का या बहुत ही नुकसान का सबब बन सकती है आपकी कंपनी के लिए। तो अगर आप किसी भी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये आपकी कमिटमेंट शो होती है कि आप कमिटेड हैं सेफ्टी से। तीसरी और इम्पॉर्टेंट जो बात है इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करें, वो ये है कि इससे आपको अपने सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसीज का पता चलता है। हम बड़े-बड़े हादसों से, जैसा कि भोपाल में हुआ, अभी रिसेंटली एंग्रो में हुआ, इन तमाम एक्सीडेंट्स की जो वजह होती है कोई ना कोई ज़रूर होती है और सिस्टम की वो डेफिशिएंसीज होती हैं जो इन एक्सीडेंट्स का मोस्टली बाइस बन रही होती हैं। तो थर्ड फायदा हम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन से हासिल करते हैं वो ये कि हम इससे सिस्टम की डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का वो ये कि जब किसी साइट पर एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहला जो इनिशियल रिस्पॉन्स आपने देना होता है उसमें कुछ चीज़ों को ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मिसाल के तौर पर हमें सबसे पहले कोशिश करनी होती है कि उस एक्सीडेंट की सूरत में जो इंजर्ड पर्सन है उसको हम ट्रीट करें, उसको फर्स्ट एड देनी है तो फर्स्ट एड दें और फिर फौरी तौर पर अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो उसको हॉस्पिटल में रवाना कर दें। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप एक्सीडेंट के सीन को प्रिजर्व करते हो, यानी जिस साइट पर भी एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जो भी चीजें मौजूद हैं उनको आप छेड़ते नहीं है बल्कि उनको वैसे ही रहने देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि उन चीजों की वजह से हमें ये मालूम करने में आसानी होती है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो वहां पर अगर कोई ऑयल स्पिल हुआ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो उस ऑयल स्पिलेज को हम साफ नहीं करेंगे बल्कि हम उस सीन को प्रिजर्व करेंगे, उसको बैरिकेड कर देंगे, कॉर्डन ऑफ कर देंगे, ताकि उस सीन पे जब इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचे तो उनको तमाम वो चीजें मिल जाएं, तमाम वो सबूत मिल जाएं जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में आगे यूजफुल होंगे। तीसरी चीज ये कि हम फौरी तौर पर अपने हायर अप्स को कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेट करके बताएं कि यहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक्सीडेंट सीन में जिनको अगर साफ ना किया जाए, जिनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो किसी नए हादसे का बाइस बन सकती हैं। तो वो यकीनन प्रिजर्व द सीन के अंदर नहीं आता, उनको आपने वहां से अगर मिटिगेट करने की जरूरत हो तो मिटिगेट कर दें।
लेकिन ज्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि एक्सीडेंट सीन प्रिजर्व रहे। यही तमाम ऑफिस के लोगों को, कंपनी के लोगों को हिदायत होनी चाहिए कि जहां पर भी एक्सीडेंट हो उस सीन को मैक्सिमम तौर पर प्रिजर्व करने की कोशिश करें। तो ये है इनिशियल रिस्पॉन्स। तीन चीजें आती हैं इनिशियल रिस्पॉन्स में: ट्रीट द इंजर्ड पर्सन, प्रिजर्व द सीन एंड कम्युनिकेट द इंसिडेंट। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप इन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप है कि अब आप एक टीम फॉर्मेशन करते हैं कि कौन होगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा इस एक्सीडेंट को। तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई सेफ्टी प्रोफेशनल आपकी इन्फॉर्म टीम में जरूर होना चाहिए जो कि इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करे और इस चीज को इंश्योर करे कि तमाम सेफ्टी के एस्पेक्ट्स उसमें मौजूद हो। इसके साथ साथ आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रख सकते हैं। जिस काम के दौरान एक्सीडेंट हुआ है उसी काम का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, ऐसी टीम में जो इन्वेस्टिगेट करी उसका होना बड़ा जरूरी है। इसी तरह इंजीनियर्स या जो लाइन मैनेजर्स हैं, लाइन मैनेजर से मुराद ये होती है कि जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है वो, मिसाल के तौर पर अगर अब्दुल्ला को रिपोर्टिंग करता है तो मिस्टर अब्दुल्ला का भी इन्वेस्टिगेशन टीम में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लाइन मैनेजर ही वो कोर बंदा होगा जो आपको सिस्टम की गैप्स निकालने में, डेफिशिएंसीज निकालने में शदीद तौर पे मदद फराहम करेगा। तो ये चंद ये चार बेसिकली सजेशंस हैं जिनको अगर हम मद्देनजर रखें तो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने में ये बड़ी हमें मदद कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है फैक्ट्स डिटर्मिनेशन। अब जब आपकी टीम बन गई तो अब आपने फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर एक्सीडेंट हुआ। अब फैक्ट्स डिटरमाइन करने के बहुत सारे उसलूब, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो एक्सीडेंट साइट है उस पर जाकर ऑब्जर्वेशंस लें। ऑब्जर्वेशन में आप ये देख सकते हैं कि वहां पर कोई स्पिलेज तो नहीं है। ऑब्जर्वेशन में आप ये ले सकते हैं कि यार वहां का वेदर कैसा है, कोई स्मेल ऐसी तो नहीं आ रही किसी चीज की जो कि एक्सीडेंट का बाइस बनी हो, या फिर वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या है। इसके साथ साथ आप लाइट का लेवल चेक कर सकते हैं। वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उनको चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपकी एक्सीडेंट साइट ऑब्जर्वेशन में आती हैं। और तभी ये बड़ा जरूरी है कि हम स्टेप वन में ही इंसिडेंट सीन को प्रिजर्व रखें ताकि एक्सीडेंट साइट पर जब इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचे तो वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर सके। एक और तरीका फैक्ट डिटर्मिनेशन का है, वो है इंटरव्यूज। जो टीम इन्वॉल्व है उस एक्सीडेंट के अंदर या उसके आसपास के लोग जो विटनेसेस, पॉसिबल विटनेसेस हो सकते हैं, तो उनका इंटरव्यू भी बहुत से फैक्ट्स आपको बता सकता है कि ये एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कोई एक्सीडेंट के वक्त आवाज सुनी, आवाज किस टाइप की थी। ये तमाम वो सवाल है जो कि आप इंटरव्यूज के दौरान विटनेसेस से पूछ सकते हैं, और उनसे भी जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे हों। इंटरव्यूज के, ये एक पूरा ब्रॉड टॉपिक है, इंटरव्यूज किस तरह करने चाहिए उस पर इंशाल्लाह कभी और वीडियो पे बात करेंगे, मुकम्मल एक टॉपिक है। तीसरा जो फैक्ट्स डिटरमिनेशन का स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट्स। आपने देखने हैं कि उस काम को करने की क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, उस काम के कुछ एसओपीस मौजूद हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स अगर बने हुए तो उनके ऊपर अमल दरामद के कुछ रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। उनमें आपको कोई नॉन कंप्लाइंसेस के इश्यूज मिले, आपके उस जगह का अगर ऑडिट हुआ है तो उस ऑडिट की कंप्लाइंसेस कैसे हुई हैं, नॉन कंप्लाइंसेस कैसे हुई हैं। उस जगह पर जहां एक्सीडेंट हुआ है अगर वहां कोई सेफ्टी मैनेजर साइट विजिट्स कर रहा है प्रीवियसली तो उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है। ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत ही मदद फराहम कर सकते हैं फैक्ट्स डिटर्मिनेशन में। चौथी चीज ये है कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, कि जो काम हो रहा है वहां पर और जिसके दौरान एक्सीडेंट हुआ, एक टीम के अंदर एक मेंबर ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि उसके उस एक्टिविटी के अंदर जो हैजर्ड्स इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्ली होना ये बहुत मदद फराहम करता है फैक्ट्स डिटर्मिनेशन में। इसके अलावा जैसे हमने प्रोसीजर्स की बात की, इसके अलावा वहां पर इक्विपमेंट्स और टूल्स जो यूज होते हैं, उस एक्सीडेंट के दौरान, काम करने के दौरान जिस बंदे ने टूल्स यूज किए, जो इक्विपमेंट पे काम कर रहा था, उसकी मेंटेनेंस शेड्यूल्स, उसकी मेंटेनेंस हुई भी थी कि नहीं हुई भी थी, उसमें कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं थी। वो जो टूल्स यूज कर रहा था, क्या वो, अगर मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है तो क्या वो इंसुलेटेड थे, क्या वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक टूल्स यूज कर रहा था जिस काम के लिए वो टूल्स बने हैं, क्या वो सर्टिफाइड टूल्स थे। ये इक्विपमेंट और टूल्स का सर्टिफाइड होना ये भी बहुत ही फैक्ट्स डिटरमिनेशन में आपकी मदद कर सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हम फैक्ट्स डिटरमिनेशन में स्टेप 3 में, जिनकी मदद से हम फैक्ट्स को डिटरमाइन करके अपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है रूट कॉज एनालिसिस।
अब आपने मुख्तलिफ फैक्ट्स जमा किए और आपके पास 8-10 भी अगर ऑब्जर्वेशंस नोट हो गई, तो अब आपने पहुंचना है कि ये 8-10 ऑब्जर्वेशंस जो मेरे पास कलेक्ट हुई हैं आफ्टर डिटरमाइनिंग द फैक्ट्स, तो इनमें रूट कॉज क्या है, यानी वो कौन सा ऐसा कॉज है जो अगर ना होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। ये है मतलब रूट कॉज का। रूट कॉज एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से आज सबसे इंपॉर्टेंट और आसान तरीके पे हम बात कर रहे हैं वो है वाई ट्री एनालिसिस। वाई ट्री एनालिसिस बहुत ही सिंपल टूल है रूट कॉज एनालिसिस में और रूट कॉज किसी भी एक्सीडेंट का मालूम करने में। ये एनालिसिस का मेथड ये कहता है कि आप तब तक वाई पूछते रहें जब तक आप रूट कॉज यानी सिस्टम के किसी गैप तक ना पहुंच जाएं। तो मिसाल के तौर पर एक बंदा हाइट पे चढ़ा चढ़ा हुआ था और वहां से वो नीचे फॉल फ्रॉम हाइट हो गई 10 फुट से, तो ये तो हो गया आपका सरफेस कॉज। अब इसमें आप वाई पूछेंगे कि वाई ये ऊपर से गिरा क्यों। तो अब आपको शायद जवाब मिले कि इसने बेल्ट हुक नहीं किया हुआ था, इसने सेफ्टी हार्नेस बेल्ट पहना हुआ ही नहीं था। अब यहाँ पर आप स्टॉप नहीं होंगे बल्कि आप एक और वाई पूछेंगे कि इसने सेफ्टी हार्नेस बेल्ट क्यों नहीं पहना हुआ था। तो इसके मुख्तलिफ आपके पास जवाब आ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इसने इसलिए हार्नेस बेल्ट नहीं पहना हुआ था कि इसके पास मौजूद ही नहीं था। या इसका ये जवाब हो सकता है कि इसके पास मौजूद था लेकिन ये एक्स्ट्रा एफिशिएंसी में इसने नहीं पहना, एक अनसेफ एक्ट किया। या इसका जवाब ये भी हो सकता है कि उसको हार्नेस भी दिया गया था और वो पहनना भी चाहता था लेकिन उसको हार्नेस को यूज करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तो ये मुख्तलिफ कॉजेज आप अपने पास लिख लेते हैं जब आप वाई पूछते हैं। लेकिन आप इस वाई पे भी नहीं रुकते, आगे बढ़ते हैं और अब ये पूछते हैं कि अगर इसने ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी तो ट्रेनिंग हार्नेस बेल्ट की देना किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी। अगेन एक और वाई। और अगर इसका जवाब मिल जाता तो इसी तरह फिर आप वाई पूछते रहते हैं और 5, 6 या 7 बार वाई पूछते पूछते आपको अंदाजा होगा कि एंड में आप रूट कॉज तक पहुंच जाएंगे कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो वाई ट्री एनालिसिस भी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इसकी पूरे पूरे दिन की सेशंस और ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बताया कि स्टेप 4 में रूट कॉज एनालिसिस करते हुए जो हम वाई ट्री एनालिसिस का मेथड यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है कि जब आपने रूट कॉज तक पहुंच गए तो अब आपने रिकमेंडेशंस देनी है। रिकमेंडेशंस ऐसी देनी है जो कि हादसे को दोबारा रीअकर होने से रोक सकें। रिकमेंडेशन देखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज की वजह से भी हादसा हुआ, हम कोशिश करें कि हम उस हैजर्ड को, उस रिस्क को बिल्कुल ही एलिमिनेट करें। सबसे हमारा पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम ऐसी रिकमेंडेशन दें जो हादसे होने की जो वजह है उसको अगर एलिमिनेट ना कर पाए तो कम से कम उसको कंट्रोल कर ले, मिटिगेट कर ले। और तीसरा रिकमेंडेशन में जो हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि ऐसी रिकमेंडेशन हो जो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करे, यानी आपके जो ऑपरेशंस या मेंटेनेंस एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी स्ट्रेंथन करे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रिकमेंडेशन में वो ये कि जो भी रिकमेंडेशन दें वो डिटेल्ड में होनी चाहिए। उसको पढ़ के किसी भी बंदे को अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस रिकमेंडेशन के नतीजे में मुझे क्या एक्शन करना है। एक्शन रिकमेंडेशन देने के बाद जब आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये बहुत जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें किसी एक बंदे या डिपार्टमेंट की कि किसकी जिम्मेदारी है कि वो रिकमेंडेशन पर अमल दरामद कराए। और साथ साथ टाइमलाइन भी दें। टाइमलाइन भी देना जरूरी है ताकि इजीनेस या लेजीनेस का कॉन्सेप्ट या लेजीनेस बिल्कुल इस मामले के अंदर ना आए। तो एक्शन डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइन ये मेंशन करें एक अच्छी रिकमेंडेशन देने में, और एलिमिनेशन, कंट्रोलिंग और सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का ख्याल रखें। लास्ट स्टेप जो एक्शन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है वो ये होता है कम्युनिकेशन एंड फॉलोअप। आपने कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी करनी है कि मिसाल के तौर पर आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, रिकमेंडेशंस दे दी, लेकिन अगर उन रिकमेंडेशंस पे काम ना हो तो उन रिकमेंडेशंस का कोई फायदा नहीं। इट इज जस्ट लाइक यू हैवंट गिवन एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन। तो जरूरी है कि तब तक जब तक रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट ना हो जाए हम फॉलो अप लेते रहें। और जब फॉलो अप लेते रहें और जब वो इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो जाए तो उससे हासिल होने वाले जो लेसन हैं वो हम पूरी कंपनी में, पूरे डिपार्टमेंट में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करें ताकि उससे सबक सीख के इस तरह की किसी भी हादसे से हम बच सकें। तो ये वो 6 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हैं हम कोई भी अच्छी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और रूट कॉज तक पहुंचकर एक्सीडेंट की प्रिवेंशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।